झाड़ू फटका करके अपने घर में डॉक्टर इंजीनियर तैयार कर रहे थे। अब ऐसे कानून बना दिया है कि आपके बच्चे कभी डॉक्टर इंजीनियर लॉयर नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सकता। इस एक तरफ हमारे हाथों से हमारे सभी अधिकार छीने जा रहे हैं, और हमारी समस्या क्या है? ये महाराष्ट्र से क्यों आ रहा है? हमारे हाथों से हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, संविधान जा रहा है, हमारा दुश्मन पैदा होने जा रहा है, और हम लोग आपस में एक दूसरे के पैर खींचने लगे आपस में। ऐसे कि आप सभी लोग बड़े बड़े पदों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी को मुंबई के हाईकोर्ट के जज पद का ऑफर आया, जज, लॉयर नहीं, मुंबई हाईकोर्ट के जज पद का ऑफर बाबा साहब को आया। बाबा साहब ने कहा अगर 10 से 5 मिनट इस कोर्ट रूम में बैठा रहा तो मेरे समाज को न्याय देने का काम कौन करेगा? बाबा साहब ने जज पद का स्वीकार नहीं किया। बाबा साहब ने अगर वो नौकरी स्वीकारी होती तो आज भी आप पूरा खर्चा उठाते होते। बाबा साहब ने वो नौकरी उठाई, इसलिए आज आप लोग बड़े बड़े पदों पर गए। वो नौकरी उठाई, इसलिए आज आप लोग डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने हैं। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि जो ग्रंथ हम ताकत देता है, क्या उस ग्रंथ को हमको नहीं बचाना चाहिए? ऐसे लोग इस देश में सत्ता में चले गए। आज देखिए जो बातें मैं यहाँ बता रहा, मेरी गली में जाकर, गांव में जाकर हम बता रहे क्यों? हमारे पास हमारा मीडिया नहीं। कभी देखा आपने मुझे किसी टीवी चैनल पर, कभी देखा किसी न्यूज़पेपर पर? अगर देखा भी होगा तो गलत कारणों की वजह से। तेलंगाना में मैं इसी तरह से संविधान जागृति का काम कर रहा था, तो कोई NI या कोई चैनल का एजेंसी होता है, उसने मेरा वीडियोस ले रहे थे, पूरा वैश्वीकरण कर दिया और जितना उनको चाहिए उतना दोहराया, और उन्होंने टैगलाइन क्या किया? इनको पाकिस्तान से प्यार है, इनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। यानी कि इस देश का मीडिया हमारे हाथ में नहीं है, अगर बता भी दिया तो गलत बातें बताया है। और इसलिए हमने सोचा अगर मीडिया हमारी बातें नहीं बताता, अगर मेरे पास मीडिया होता, अपना मीडिया होता, तो मैं मुंबई के स्टूडियो पर बैठकर की बातें आपको नहीं तक पहुंचाता, आपके घरों में, आपके टीवी पर। क्यों आपको यहाँ आने की जरूरत होती? लेकिन हमने भी सोचा कि चलो मीडिया हमारा साथ नहीं देता। तथागत बुद्ध के पास कौन सा मीडिया था? तथागत बुद्ध के पास तो गाड़ियां भी नहीं थी, साइकिल नहीं थी, स्कूटर नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, रास्ते तक नहीं थे। कीचड़ में से, पत्थर में से तथागत बुद्ध ने चारिका की श्रमण पूरे देश का भ्रमण किया, और आज तथागत बुद्ध का धम्म, उनकी बातें ये आधे विश्व में नहीं है। आधे विश्व में किसी यंत्रणा के बिना, किसी यंत्रणा के बिना, तो आज तो हमारे पास तथागत बुद्ध की जो समस्या थी उतनी तो नहीं है हमारे पास। हमारे पास गाड़ियां है, हमारे पास गाड़ियां है, रास्ते हैं, एरोप्लेन है। इतनी यंत्रणा होने के बावजूद हमारे विचारधारा घर से बाहर नहीं जा रही। कहीं तो गलती हो रही होगी हमारी। तथागत बुद्ध भी इंसान थे, मानव थे। अगर तथागत बुद्ध का धर्म उनकी बताई हुई शिक्षा विश्व में जा सकती है, तो क्या ये विचारधारा का प्रचार करने वाले हम लोग गली के बाहर नहीं जा पा रहे? इसलिए हमने सोचा, भगत जी ने कहा कि हमें खुद को अपने पैरों, ये बोल बोलकर मैं 26 तारीख से पहली सभा शुरू, 24 तारीख से बोल बोलकर मेरे दोनों टॉन्सिल्स सूज गए, आवाज में लगी, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये एक ही मीडिया मेरे पास है, ये एक ही मुंह है मेरे पास, कोई टीवी वाला नहीं बताएगा। बाबा साहब क्या कहते थे पता है? बाबा साहब कहते थे कि हमारी समस्या पहाड़ जैसी है, पहाड़ जैसी। हमारे सामने हमारे समस्याओं का पहाड़ खड़ा है, पहाड़ खड़ा है, और इस पहाड़ को मैं अपना सर पटक पटक कर इसको तोड़ दूंगा, अपना सर पटक पटक कर तोड़ दूंगा। मुझे पता है, मुझे पता है मेरे सर पटकने से ये पहाड़ नहीं हिलने वाला, ये पहाड़ नहीं गिरने वाला, लेकिन मेरे सर से बहता हुआ खून, बहता हुआ लहू
बात मैं आज बता रहा हूं, मुझे बताऊं कि ये किसी के विरोध में बता रहा हूं, हमारे भोजनों के विरोध में बता रहा हूं, किसी को मेरी बातों से दुख होना चाहिए, किसी को मेरे बातों से अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आनी चाहिए। अगर हमारी बातें किसी के विरोध में नहीं है, भोजनों के विरोध में नहीं है, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं, हमारे पास कोई मीडिया नहीं है, कोई आईटी से मेरे पास नहीं है, मेरे ही फेसबुक से लाइव करता हूं, मेरे ही फेसबुक से आप लोगों तक मैसेज बता रहा। और इसलिए मैं बताना चाहूंगा, जितने भी बच्चे जैसे सुमित रतन जी बंदे जी कहते हैं, हमारे पास बड़ी बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसे नहीं है, आईटी सेल बड़ी करने के लिए एक बच्चे को 1-1 लाख रुपए देने की हमारे पास उतनी यंत्रणा नहीं है। इसलिए आपसे अपील करेंगे, आप भी हमारा आईटी सेल बनो, आप भी हमारे प्रचारक बनो। जो विचारधारा की बात हम आपको बता रहे हैं, उस विचारधारा को फैलाने का काम, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताने का काम हमें खुद करना होगा, हमें अपने आप करना होगा। देखिए, डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या ये आजादी हमारी है? हमारे महाराष्ट्र के कांग्रेसों के नेता थे अण्णाभाऊ साठे, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था 16 अक्टूबर 1947 को कि ये आजादी छुट्टी है, ये आजादी छुट्टी है। उस दिन से उन्होंने बोल दिया कि आजादी हमारी नहीं है। सोचिए, आपके पास मेरे सामने ऐसा समाज बैठा है जिनके पास खुद का मीडिया नहीं, जिनकी सरकारें नहीं, जिनकी न्यायपालिका में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, जिनकी कार्यपालिका में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। इस देश के संविधान का हमारे लिए कोई ज्यादा इस्तेमाल तक इन लोगों ने नहीं किया, लेकिन फिर भी इन 70 सालों में हम लोगों ने जो ड्रास्टिक चेंज किया है, जो हमारी परिस्थिति में बदलाव आया है, सोचिए इनमें से 10% भी हमारे लिए अगर अमल में लाया गया होगा तो आज हम इस देश के हुक्मरान होते, ये देश हमारे हाथों में होता। कुछ नहीं है तो हमारे लोग IAS बन रहे हैं, कोई साधन हमारे पीछे नहीं है, फिर भी हम लोग संघर्ष करके वहां पर जा रहे हैं। इसलिए हम लोग जो बातें मुझे पता चली है, मैं आप लोगों को बताने के लिए आया। बहुत मन का मार्ग बाबा साहब ने क्यों दिखाया? अगर इस देश का संविधान ही आप लोगों के सारे समस्या हल कर सकता था तो बाबा साहब ने धर्म आपको नहीं दिया होता। ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने इस देश को निर्माण करके दिया। ये संविधान बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया है, ये आप सभी लोगों को पता है। वो फिर से मैं नहीं दोहराऊंगा क्योंकि मैं वो समय नहीं लेना चाहता। इतना संघर्ष करके बाबा साहब की शारीरिक परिस्थिति नहीं थी, बाबा साहब की शारीरिक हालत नहीं थी देश का संविधान लिखने की, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने इस देश का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन तक बाबा साहब ने इस देश के संविधान का निर्माण करके इस देश को दिया। अब जिस व्यक्ति ने इस देश का संविधान निर्माण किया है, देते समय कुछ अच्छी बातें बतानी चाहिए थी। बाबा साहब क्या कहते हैं पता है? ये संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना, ये संविधान मैंने बनाया तो उत्कृष्ट है, संविधान में कोई दोष नहीं है। बाबा साहब क्या कहते हैं? संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं है, लेकिन इसको लागू करने वाले लोग अगर हुए हैं तो संविधान किसी काम का नहीं होगा। ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं, बाबा साहब संविधान ले रहे हैं, ये 3 लोग संविधान ले रहे हैं। क्या कहते हैं बाबा साहब? मैंने संविधान को उत्कृष्ट बनाया है, लेकिन ये संविधान ऐसे हाथों में जा रहा है जो लोग इस संविधान को नहीं चलाएंगे, इस संविधान को नहीं अमल में लाएंगे। मुझे आप बताएं, आज जो लोग देश के संसद में बैठे हैं, क्या वो लोग इस देश के संविधान को चलाना चाहते हैं? जब चलाएंगे नहीं तो इसके प्रावधान आएंगे कहां पर आपने आप? इन 1.5 सालों में, इन लॉकडाउन में पूरा देश में पड़ा हुआ है, पूरा देश। कोई स्कूल चालू नहीं, कोई कॉलेज चालू नहीं, कोई फैक्ट्रियां चालू नहीं है, कोई ऑफिस चालू नहीं है। सिर्फ इस देश की संसद रात को 2-2 बजे तक कानून बना रही है। रात के 2 बजे तक इस देश की संसद काम कर रही है, और काम करके क्या निकल के आ रहा है? फार्मर्स बिल, CAA, NRC, NPR, प्राइवेटाइजेशन,
LIC बेच दी, BPCL बेच दिया, HPCL बेच दिया, रेलवे बेच दी। ये सब आपको लगता होगा प्राइवेटाइजेशन है। हमारा क्या लेना देना है, हम तो सरकारी नौकरियों में है ही नहीं। ऐसा सोचकर आप इसका विरोध नहीं करते हो। इसका मतलब क्या है पता है? प्राइवेटाइजेशन। बाबा साहब के संविधान के बदौलत जो लोग इन सरकारी यंत्रणाओं में लग गए, जिन जिन लोगों को नौकरियां लग गई, उन्होंने अपने परिवारों के साथ, अपने समाज के साथ वो विकास करने का काम किया। वो लोग चाहे BPCL में हो, HPCL में हो, रेलवे में हो, बैंक्स में हो, वहां पर जाकर मैनेजर बन गए। अपनी प्रगति उन्होंने वहां पर की, अपने टीमों की प्रगति की। आज इन्होंने कहा कि ये जो लोग इन सरकारी यंत्रणाओं में बैठकर अपनी प्रगति कर दी है, इसी को बेच दो। जो हमारा बंदा बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर बन सकता था, वो आज HDFC बैंक में दरबान भी नहीं बन पाता। जो हमारे लोग पब्लिक सेक्टर्स में क्लास 1 ऑफिसर बन गए, अब प्राइवेटाइजेशन में उनको कोई नौकरियां नहीं मिल रही। इस तरह से पूरा संविधान ये खत्म कर रहा है। एक आर्टिकल इन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी हम आपस में लगे हुए हैं। तेरी संरचना बड़ी और मेरी संरचना बड़ी। मैंने कई सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे देखे हैं कि जो गली में घर कभी गए नहीं, फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है पता है? अरे कम से कम आप लोग 15 से ज्यादा राज्यों में जाओ, वहां पर संगठन बनाओ, तब जाकर अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ। हमारा आदमी गली के बाहर नहीं जा रहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बैठा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय भी लगा है। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हम लोग आज बहुजन मैत्री सम्मेलनों के माध्यम से जब तक आप लोग एक नहीं होंगे, ये इसी तरह से आपको पीटते रहेंगे, आपके संविधान को खत्म करते रहेंगे। बहुजन मैत्री सम्मेलनों के माध्यम से मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस आया आपके उत्तर प्रदेश में घूमते हुए। सुबह जब हम लोग 7 बजे निकल जाते थे, तो 7:30-8 बजे संत कबीर आश्रम के लोग रास्ते पर खड़े होते थे और वो हमें नाश्ता खिलाने का काम, सुबह का नाश्ता देने का काम संत कबीर आश्रम के लोग करते थे। दोपहर में गुरु रविदास सभा के लोग हमें खाना खिलाते थे। शाम की चाय हमें मस्जिद के इमाम मस्जिद के बाहर आकर वेलकम करके कि आओ हमारे यहाँ पर चाय पीने के लिए आओ। सही मायने में इन 10 दिनों में बहुजनों में मैत्री निर्माण करने का काम इस सम्मेलन के माध्यम से पूज्य बंदे सूर्यवर्धन जी के माध्यम से हुआ। बल्कि मैं शुक्रगुजार हूँ सूर्यवर्धन बंदे जी का। उन्होंने हम बौद्धों की नाक बचा ली, हम बौद्धों की इज्जत बचा ली। पिछले 7 महीनों से वो किसान आंदोलन में शामिल है। किसान आंदोलन के लोग सिख हमें कहते थे कि आप लोग हमको सपोर्ट नहीं करते, हम आप इनके पास मुझे दिखाते। हमारे बंदे जी बैठे हैं आपके साथ, हम भी आप लोगों के साथ खड़े हैं। ये किसान 7 महीनों से रास्तों पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? अपनी जमीन बचाने के लिए, उनकी खेती जाने वाली है इसके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये किसान कोई अपनी खेती को बचाने के लिए रास्तों पर नहीं बैठा है, कोई अपनी जमीन बचाने के लिए रास्तों पर नहीं बैठा है, कोई इस देश के संविधान को बचाने के लिए रास्तों पर बैठा है। अगर वो देश के संविधान को बचाने के लिए रास्तों पर संघर्ष कर रहा है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है उनके साथ हम भी शामिल हो जाए? ये हमारा कर्तव्य है। मुस्लिम्स इस लॉकडाउन से पहले सारी मुस्लिम औरतें, सारी मुस्लिम महिलाएं CA NRC के विरोध में रास्तों पर बैठी हुई थी, रास्तों पर बैठी थी। क्यों? अपनी नागरिकता बचाने के लिए? बिल्कुल नहीं। वो इस देश के संविधान को बचाने के लिए बैठी थी। आज उनको भी पता चल गया किसी नेता का फोटो नहीं था उनके हाथ में, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान और बाबा साहब का फोटो लेकर ये महिला बैठी। अगर मुस्लिम महिला इस देश के संविधान को बचाने के लिए रास्तों पर बैठ रही है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है उनके साथ बैठने के लिए, उनके साथ शामिल होने के लिए? और इसमें मुस्लिम हो, सिख हो, जो लोग इस देश के संविधान को मानते हैं, हमको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, हमको उनके साथ मैत्री करनी चाहिए। जब तक देखो एक ही जाति का संगठन बनाओगे
जाति के संगठन से आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन पाओगे? एक जाति का संगठन लेकर, एक जाति के संगठन में अगर गांव में अगर कोई इलेक्शन चल रही है प्रधान पद की, तो मैं आपको पूछता हूं कि एक जाति के लोगों को पकड़कर क्या आप प्रधान पद बन पाओगे? एक जाति का संगठन चलाकर आप प्रधान नहीं बन सकते, प्रधान नहीं बन पाओगे। और इसलिए हम लोगों को सभी जातियों को जोड़ना है, सभी लोगों को जोड़ना है, सभी धर्मों के लोगों को जोड़ना है। मैं यूनाइटेड नेशंस की यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पीटर फ्रेडरिक नाम के एक व्यक्ति चला रहे हैं, जिसका नाम है ऑफ मी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया। यूएसए का एक आदमी भारत के माइनॉरिटीज के लिए संगठन चलाता है और यहाँ पर नहीं यूएन में अपनी आवाज उठाता है। उस ऑफ मी का मैं इंडिया का प्रेसिडेंट और उसी के तहत सारे माइनॉरिटीज में काम करता है, सारे माइनॉरिटीज में, सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, इन सभी माइनॉरिटीज को वहां पर रिप्रेजेंट करता। मैंने आप लोगों ने मुझे पता होगा नहीं होगा, यूनाइटेड नेशन बताते हैं अगर आरएसएस का होने वाला होता, यूएस के आईएफ का कभी नाम सुना आपने होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, यूनाइटेड कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, मेरे फेसबुक पे भी उसी का है। उस यूनाइटेड कमीशन के ऑफिस में जाकर 1.5-2 घंटा मैं ये मांग करके आया हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान में आईएसआई ये आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह से आरएसएस इस देश का, भारत का आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये मुझे आरएसएस का एजेंट बता रहा हूं, मैं आरएसएस को बैन करो इसकी मांग यहां नहीं कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं? यूनाइटेड नेशंस में। मेरे इस बयान पर मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी बताना चाहूंगा कि आरएसएस आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है। इस स्टेटमेंट के लिए मुझे अगर अरेस्ट भी करना चाहते हो तो मैं तो चाहता हूं कि मुझे इस स्टेटमेंट के अरेस्ट करो। क्यों? आरएसएस क्या रजिस्टर्ड है कि है या नहीं है? तो मैं वही बताना चाहता हूँ, ये अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका भारत के धरती पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा कैसे मिलती है? बिना किसी रजिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन को Z+ सुरक्षा मिलती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं है उसके पास AK-47 है, तलवार है, चाकू है, बहुत सारे बम है। मैंने वीडियो देखा था, एक साध्वी कहती है कि भारत के ऊपर ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि भारत का सारा दारू गोला खत्म हो गया था, वो दारू गोला पहुंचाने का काम आरएसएस ने किया। बताओ आरएसएस के पास दारू गोला कहां से आया? है कि नहीं आरएसएस आतंकी ऑर्गेनाइजेशन? और ये मुझे आरएसएस का सर्टिफिकेट दे रहा। ईवीएम के खिलाफ हमने यहाँ नहीं, भारत के बाहर आवाज उठाई। और हमारा पिटीशन क्या है? हमारा पिटीशन ये है, जर्मनी जैसा देश, जापान जिसने ईवीएम मशीन की निर्मित की है भारत के लिए, जापान जैसा देश, अभी फिलहाल यूएसए की इलेक्शन हुई, ट्रम्प हार गया, देखा ना आप लोगों ने? इतने बड़े देश है टेक्नोलॉजिकली जापान विश्व का सबसे नंबर 1 देश है कि नहीं? टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस कंट्रीज भी अपने देश में इलेक्शंस के लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यूएसए में अभी जब इलेक्शन हुई बटन दबा रहे थे, धब्बे पड़ रहे थे। 2019 में मैं सभी नेताओं से मिला, सभी पार्टी के जो भी आज लीडर्स बने बैठे हैं सबसे मिला। अरे ये आवाज हम उठा रहे हैं कि एक शब्द बोल दो कि ईवीएम से हम लोग चुनाव नहीं करेंगे, बोल दो। कोई बोलने को तैयार नहीं, हारे फिर भी बोल नहीं रहे। अगर बोल दिए तो इनकी फाइलें मिल जाएंगी। जैसे लालू राज जेल में बैठे, उनको डर है अगर मैंने बोल दिया तो मुझे